love with the cocoa. I got it for the long, 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 long. So hello and welcome back to your own YouTube channel, The Foundation Classes. So guys, as you know that today is 4/3/2020, that is आज आपका साइंस का पेपर था 10th बोर्ड्स का. तो सारा पेपर्स देखो सेट 1, सेट 2 एंड सेट 3 ये तीनों सेट मेरे पास है. तो आज हम डिस्कस कर लेते हैं इसके सॉल्यूशंस, आंसर्स जो भी आपने अब करके आए हो एग्जाम में. एंड आई होप कि आपका एग्जाम बहुत अच्छा गया हो. देखो क्वेश्चन सिंपल भी था, टफ भी था, मॉडरेट लेवल का भी था. तो ओवरऑल क्वेश्चन पेपर को ये नहीं बोला जा सकता है कि बहुत टफ था सारा क्वेश्चन या बहुत इजी भी था, क्योंकि मिक्सचर ऑफ क्वेश्चंस थे. कुछ क्वेश्चंस बहुत ट्रिकी थे, कुछ क्वेश्चंस बहुत ही सिंपल थे और कुछ क्वेश्चन तो डायरेक्टली आपके एनसीईआरटी बुक से थे. तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए सॉल्यूशन देख लेते हैं सारे आंसर्स का. आप मैच कर लो, अगर आपके पास क्वेश्चन पेपर्स और आंसर्स है तो आप मैच कर लो. तो सबसे पहले हम सेट 1 स्टार्ट करेंगे, फिर सेट 2, सेट 3. देखो सेट 1 पहले डिस्कस कर लेते हैं कंप्लीटली अच्छे से. और सेट 1 में कुछ ऐसे क्वेश्चन है जो रिपीट हुए सेट 2 में और सेट 3 में, तो उनको हम वापस से जाकर सेट 2 और सेट 3 में रिपीट नहीं करने वाले हैं. तो सेट 2 और सेट 3 के लिए कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं जो सेट 1 में नहीं दिया गया था, तो उनको सिर्फ हम लोग डिस्कस करेंगे. अभी हम सिर्फ सेट 1 को कंप्लीटली अच्छे से डिस्कस करते हैं और देखते हैं फिर सेट 2 और सेट 3. तो चलिए सेट 2 निकाल लेते हैं. मेरे पास ये देखो सेट 1 आपको दिख रहा है यहाँ पे. तो हम सेट 1 का पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, जो कि आपका मल्टीपल चॉइस ऑफ 1 मार्क क्वेश्चन है. देखो फर्स्ट क्वेश्चन इज, आप जैसे आप देख सकते हो अपने राइट साइड पे, कोवेलेंट कंपाउंड्स आर जनरली पुअर कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. व्हाई? देखो आंसर पूछ रहा है व्हाई. तो मैं जल्दी जल्दी आपको आंसर बता दे रहा हूं, आप चेक कर लो आपका कितना मार्क्स आ रहा है. ठीक है, तो आंसर होगा कोवेलेंट कंपाउंड्स आर पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज ऑफ द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. ओके, बिकॉज दे डोंट हैव एनी फ्री इलेक्ट्रॉन्स. तो ये आपका आंसर हो जाएगा. क्वेश्चन नंबर 2 देखो, क्वेश्चन नंबर 1 हो गया. क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं. State the common characteristics of the following elements: boron, silicon, germanium and arsenic. बच्चों ये सारे चारों के चारों एलिमेंट्स हैं मेटालॉइड्स. तो कॉमन कैरेक्टरिस्टिक में ये आ जाएगा that they are metalloids. और में क्वेश्चन था, स्टेट द पीरियोडिक लॉ ऑन विच द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल इज बेस्ड. सो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बेसिकली किस पे बेस्ड है? मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बोलता है द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर द पीरियोडिक फंक्शंस ऑफ देयर एटॉमिक नंबर. ओके, this is on which this modern periodic table is based on. Now question number 3. तो क्वेश्चन नंबर 3 आपका ये क्वेश्चन था, थोड़ा एक पैराग्राफ दे दिया गया था और कुछ क्वेश्चन थे जैसे व्हाट आर सोलर सेल्स. तो मैंने आंसर यहाँ लिखा हुआ है, तो आपको ये आंसर होगा अपने अपने तरीके से आपने जो भी लिखा होगा. तो मैंने लिखा है सोलर सेल्स कन्वर्ट द सनलाइट इनटू इलेक्ट्रिसिटी. दे डायरेक्टली कन्वर्ट सन्स एनर्जी और सनलाइट इनटू इलेक्ट्रिसिटी. क्वेश्चन नंबर 2 में था how much voltage can be developed and how much electricity can be produced by one typical solar cell when exposed to sun. So my answer is voltage it can develop, that is up to 0.5 volt to 0.6 volt. इस तरह से आप जैसे जैसे देखो क्वेश्चन नंबर 3 भी आप कर सकते हो. सोलर द फ्यूचर ऑफ पावर जनरेशन बाय सोलर एनर्जी इज ब्राइट इन इंडिया. व्हाई? गिव रीजन क्या है? जैसे आप देखो ग्राफ में ही देखो कंजम्पशन देख लो, सोलर पावर जनरेशन बढ़ता जा रहा है 3 से 4, 4 से 7, 7 से 12, 12 से 25, देन 39. तो ये आंसर कर सकते. देखो 3 का डी, लिस्ट 2 एडवांटेज ऑफ सोलर सेल्स. नाउ एडवांटेज ये एनसीईआरटी में आपका डायरेक्टली गिवन है दैट देयर आर 2 एडवांटेज और देयर आर मेनी एडवांटेजेस ऑफ सोलर सेल्स. So basically एक एडवांटेज आप लिख सकते हो that it is cost free and it is yes renewable source of energy, and we can also write it is clean and it also require very little maintenance. So these are the advantages. So coming back to question number 5. Question number 5 हमारा I think multiple choice question है. तो multiple choice question में देखो क्वेश्चन क्या था, the image distance from the eye lens in the normal eye when we increase the distance of an object from the eye. Options are, तो increase, decrease, remain unchanged, depends on the size of the eye. बोलते इसका आंसर होगा, देखो ना तो वो इंक्रीज होगा ना ही वो डिक्रीज होगा. आंसर होगा remains unchanged. जिसका एक्सप्लेनेशन में रीजन में आपको देना था बिकॉज ऑफ द पावर ऑफ अकोमोडेशन ऑफ द आई लेंस. आपको पढ़ाया गया पावर ऑफ अकोमोडेशन. सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 6. द वैल्यू ऑफ मिली एम्पियर एंड माइक्रो एम्पियर. जो मिली एम्पियर होता है ना, 1 मिली एम्पियर में 10 टू द पावर -3 एम्पियर होते हैं और 1 माइक्रो एम्पियर में 10 टू द पावर -6 एम्पियर होते हैं. ठीक है, ये आपका था, तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही हो जाएगा. और अच्छा देखो क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, अ सिलिंड्रिकल कंडक्टर ऑफ लेंथ L एंड यूनिफॉर्म एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A हैज रेजिस्टेंस R. अनदर कंडक्टर ऑफ लेंथ 2.5 L and resistance 0.5 R of the same material has
द क्रॉस सेक्शन एरिया, आपको सेकंड केस के लिए क्रॉस सेक्शन एरिया बताना है, तो हम ले लेते हैं यहाँ पे। देखो वैसे तो आंसर इसका, चलो देखो देख लेते हैं एक बार, केस 1 एंड केस 2 दोनों केस उठाकर कंपेयर कर लेते हैं, आंसर ले लेते हैं। तो यहाँ पे आपका रेजिस्टेंस का फॉर्मूला बन जाएगा रो एल डिवाइडेड बाई ए। देखो यहाँ एल गिवन है, लेंथ इज एल एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए और रेजिस्टेंस आर है, और यहाँ पे फॉर्मूला हो जाएगा, यहाँ पे देखो रेजिस्टेंस आपको गिवन है 0.5 आर, उसी तरह मान लेते हैं हमारा r डैश 0.5 r है, हमारा l डैश 2.5 l है और a डैश हमें फाइंड करना है। ओके, सो लेट अस नाउ राइट द फॉर्मूला ऑफ रेजिस्टेंस r डैश विल बी गिवन एज रो l डैश बाय a dash, that means our r dash is 0.5 r equals to rho l dash is 2.5 l and area of cross section a dash यही निकालना है। Now let us compare the values, let us compare both the values। तो आप कंपेयर करोगे, यहाँ देखो this resistance is rho l by a, this is 0.5 r rho 22.5 divided by a, तो आप यहाँ कंपेयर करो ना, यहाँ से आप रेजिस्टेंस का वैल्यू निकाल सकते हो रो 2.5 l by 0.5 a dash। Let us compare these two, LHS RHS कंपेयर कर लेते हैं। रो L by A is equal to रो 2.5 L by 0.5 A dash। यहाँ रो से L से L गया, रो से रो गया। ना यहाँ पे देखो पॉइंट से पॉइंट गया, 5 5 से 25, दैट मींस यहाँ पे आ गया आपका 1 by A will be equal to 5 by A dash। That means we have A is equal to 5 by A dash, that means our area of cross section is 5 by A, or we can write that A dash is equal to 5 by A। Is it correct? No, this is A dash will be equal to 5 times of the A, so आपका आंसर होना चाहिए जो नया क्रॉस सेक्शन हमारा होगा वो 5 टाइम्स ऑफ द इनिशियल एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होगा, तो ये आपका आंसर होना चाहिए। ओके, तो आंसर देखिए क्या है, ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इसमें करेक्ट होगा, ऑप्शन ए ये आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। आगे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। बायोलॉजी हम डिस्कस नहीं करेंगे, फिजिक्स और केमिस्ट्री हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। आइए देखिए क्वेश्चन नंबर आगे क्या है, कौन सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10। यस, क्वेश्चन नंबर 10। Strong heating of ferrous sulfate leads to the formation of bronze solid and two gases. This reaction can be categorized as, अच्छा देखो, strong heating of ferrous sulfate। ferrous sulfate crystals किस कलर के होते हैं बताइए, ferrous sulfate होते हैं ग्रीन कलर के होंगे। अब इसको आप स्ट्रांगली हीट करोगे तो ये ferrous sulfate ब्रेक हो जाएगा फेरिक ऑक्साइड में Fe2O3। Fe2O3 व्हाइट कलर का, दो गैसेस रिलीज होंगे SO2 एंड SO3, दो गैसेस रिलीज होंगे। अब यहाँ पे क्या पूछ रहा है देखो क्वेश्चन, categorize this reaction, displacement or redox, decomposition redox, displacement endothermic, decomposition exothermic। अब यहाँ देखिए ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, नो डाउट डिकम्पोजिशन रिएक्शन एक्सोथर्मिक हो नहीं सकता बिकॉज हम हीट प्रोवाइड कर रहे हैं और हीट रिलीज नहीं हो रहा, हम हीट प्रोवाइड कर रहे हैं तो एक्सोथर्मिक हो नहीं सकता, तो ऑप्शन डी काट दो, हटा दो। डिस्प्लेसमेंट एंड एंडोथर्मिक, डिस्प्लेसमेंट तो है नहीं, ऑप्शन डी भी गया। डिकम्पोजिशन एंड रेडॉक्स रिएक्शन, डिकम्पोजिशन हो रहा है यस, रेडॉक्स हो रहा है यस, रेडॉक्स भी है। ऊपर देखो डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट तो हो नहीं रहा, तो दैट मींस हमारा ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर कौन सा क्वेश्चन था ये, क्वेश्चन नंबर 10 के लिए ऑप्शन है बी। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर होगा सी, ग्रीन। ग्रीन क्यों होगा, क्योंकि आप देखो दोनों सेम कंसंट्रेशन का, एक है एसिड एक है बेस, और जो आपका प्रोडक्ट बनेगा वो न्यूट्रलाइज होकर बनेगा, एसिड बेस एक दूसरे के इफेक्ट को नलिफाई कर देगा, और जो प्रोडक्ट बनेगा वो इंडिकेटर होगा। यहाँ पे बोल रहा है यूनिवर्सल इंडिकेटर है, तो यूनिवर्सल इंडिकेटर का कलर होता है ग्रीन बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ मैग्नीज सल्फेट आयंस SO4, मैग्नीशियम सल्फेट यहाँ पे बनेगा, तो सल्फेट आयन के प्रेजेंस में ग्रीन हो जाता है वो, तो आंसर होगा सी ग्रीन। 12 में देखिए 12 का आंसर होगा आपका एक एलिमेंट है x, और 12 का आंसर हो जाएगा देखिए xy2b, xy2 13 देखिए 13 का आंसर है, 13 का आंसर होगा 4, उसी तरह 14 का आंसर होगा 1। अब देखो 13 क्या है, 13 है assertion reasoning। yes, carbon has a strong tendency to lose electron or gain electron to attain noble gas configuration। बिल्कुल गलत है, कार्बन शेयर करता है अपने इलेक्ट्रॉन्स को, ना कि लूज और गेन करता है, तो assertion गलत है हमारा। फोर्थ ऑप्शन होगा इसमें 13 का 4, दैट इज A is false but R is true। ठीक है, फोर्थ में देखिए at high temperatures metal wires have a great chance of short circuiting। yes, सही है,
बोथ रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी ऑफ अ मटेरियल वेरी विद टेम्परेचर, बिल्कुल सही है और एक्सप्लेन भी कर रहा है रीजन असर्शन को, तो आपका आंसर होगा बोथ ए एंड आर आर ट्रू इन एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन ए, दैट मींस 13 का फोर्थ ऑप्शन और 14 का फर्स्ट ऑप्शन। तो ये था आपका सेक्शन ए। अब सेक्शन बी डिस्कस कर लेते हैं। देखो फटाफट हम आंसर सिर्फ डिस्कस करते हैं, एक्सप्लेनेशन में नहीं जाते हैं बिकॉज आज क्लास हो नहीं रहा, बस आप आंसर्स अपना देख लो, चेक कर लो कितना आ रहा है आपका। ओके, क्वेश्चन नंबर 15। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 15 में क्या है, बोल रहा है अ शाइनिंग मेटल एम ऑन बर्निंग गिव्स अ डैजलिंग व्हाइट फ्लेम एंड चेंजेस टू अ व्हाइट पाउडर। आपका केमिस्ट्री का चैप्टर 1 उसी में से ये क्वेश्चन है, डायरेक्ट एनसीईआरटी का क्वेश्चन। क्या है देखो, एक कंपाउंड है एम, इसे हीट कर रहे हो तो एक दूसरा कंपाउंड दे रहा है बी और बहुत ही डैजलिंग व्हाइट फ्लेम के साथ दे रहा है। तो आपको बताना है आइडेंटिफाई एम एंड एन। एम क्या है, एन क्या है? देखो एम क्या है आपको पता है, एम तो मैग्नीशियम है। एन क्या है, एन है आपका मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO। अच्छा, इसका रिएक्शन क्या हो जाएगा, देखिए रिप्रेजेंट द अबव रिएक्शन द फॉर्म ऑफ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। जब आप मैग्नीशियम को बर्न करते हो या हीट करते हो तो इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन तो ये बना देता है MgO, दैट मींस Mg plus O2 will give MgO और यही आपका N है और ये आपका M है। अच्छा, इसको बैलेंस करेंगे तो 2Mg plus O2 gives 2MgO, ये हो गया आपका बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। सी में देखिए, Does M undergo oxidation or reduction in this reaction? आपको क्लियरली दिख रहा है मैग्नीशियम से मैग्नीशियम ऑक्साइड, ऑक्सीजन ऐड हो रहा है मैग्नीशियम में, दैट मींस ये हो गया आपका ऑक्सीडेशन। क्लियर है? रीजन देना है, एक्सप्लेन करना है क्यों हो रहा है ऑक्सीडेशन, बिकॉज ऑक्सीजन इज बीइंग एडेड टू मैग्नीशियम एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज ऑक्सीडेशन। ये हो गया आपका आंसर। ओके, नेक्स्ट इज इन द इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर नेम द गैसेस लिबरेटेड एट एनोड एंड कैथोड। तो इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर में एनोड पे क्या होता है, कैथोड पे क्या होता है? तो एनोड पे ऑक्सीजन कलेक्ट होता है और कैथोड पे होता है हाइड्रोजन। ठीक है, फर्स्ट का आंसर एनोड पे होगा ऑक्सीजन और कैथोड पे होगा हाइड्रोजन। ऑप्शन बी, क्वेश्चन नंबर बी 16b, व्हाई इज इट दैट द वॉल्यूम ऑफ गैस कलेक्टेड ऑन वन इलेक्ट्रोड इज 2 times दैट ऑफ द अदर इलेक्ट्रोड? दैट मींस देखो, जब आप H2O इलेक्ट्रोलाइसिस करते हो, इलेक्ट्रिसिटी पास कराते हो उसमें से, तो ये 2H2 और O2 में ब्रेक होता है, दैट मींस ये आपका एनोड और ये आपका कैथोड पे। तो पूछ रहा है ये कैथोड पे जो हाइड्रोजन गैस जमा हो रहा है, कलेक्ट हो रहा है, वो 2 times क्यों है और इसका 2 times क्यों है? तो आपको दिख रहा है यहाँ पे, बिकॉज 2H2 फॉर्म हो रहा है, बैलेंस करोगे तो ये 2H2 आ जाएगा, बिकॉज 2 molecule ऑफ हाइड्रोजन गैस इज बीइंग प्रोड्यूस्ड इन द रिएक्शन, इसीलिए वो आपका 2H2 वहां पे कलेक्ट हो रहा है, डबल द अमाउंट कलेक्ट हो रहा है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर सी का 16 का, क्वेश्चन नंबर 16 का ये बी है। सी का देखो, क्वेश्चन नंबर 16C, what would happen if dilute H2SO4 is not added to water? देखो गाइस, यहाँ पे डाइल्यूट H2SO4 क्यों डाला जाता है पानी में? आपको पता है जब तक वाटर में इंप्योरिटीज नहीं होंगे तो प्योर वाटर कांट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, अब उसमें आयंस होंगे नहीं, तो जब आप डाइल्यूट H2SO4 पानी में डालोगे तो इट विल एक्ट लाइक एन इम्प्योरिटी, वो इम्प्योरिटी की तरह काम करेगा पानी में जाकर और आयंस को ब्रेक करेगा, तभी जाकर के इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगा, वहां पे कंडक्ट होगा तो यहाँ पे H2 मॉलिक्यूल और O2 मॉलिक्यूल अलग अलग सेपरेट हो जाएंगे। तो ये यहाँ पे आंसर होगा, बिकॉज H2 डाइल्यूट H2O एक्ट एज एन impurity in water, it breaks the ions into H plus and it breaks the ions and allows the flow of electric current। ये आपका आंसर होगा। Now और में क्वेश्चन है 16 का, a chemical compound X is used in the soap and glass industry, it is prepared from brine, write the chemical name, common name and chemical formula X। फर्स्ट क्वेश्चन, तो देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 16 क्या है तो इसका केमिकल नेम क्या होगा? देखो, ब्राइन से, ब्राइन होता है क्या है? सॉल्ट, कॉमन सॉल्ट इन वाटर इज कॉल्ड एज ब्राइन, है ना, कॉमन सॉल्ट इन वाटर इज कॉल्ड एज ब्राइन। तो ये कंपाउंड X है जो आप सोप इंडस्ट्री में यूज करते हो, ग्लास इंडस्ट्री में हम यूज करते हैं इसे, और इसका कॉमन नाम पूछ रहा है तो 16 का और का क्वेश्चन है ये, 16 का A में हो जाएगा, केमिकल नेम हो जाएगा इसका सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। ओके, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, तो ये हो जाएगा, क्या पूछ रहा है केमिकल नेम, तो सोडियम कार्बोनेट, केमिकल नेम इज सोडियम कार्बोनेट। कॉमन नेम होगा वॉशिंग सोडा,
इसे हम बोलते हैं वॉशिंग सोडा। इट्स केमिकल फॉर्मूला Na2CO3 ये है, ठीक है। नाउ बी सेकंड में राइट द इक्वेशन इन्वॉल्व इन इट्स प्रिपरेशन। अब सोडियम कार्बोनेट का प्रिपरेशन पूछ रहा है, तो सोडियम कार्बोनेट को किससे प्रिपेयर करना है? ब्राइन से प्रिपेयर करना है। ब्राइन क्या होता है? NaCl प्लस H2O, मतलब इससे आपको ये बनाना है। तो आप कैसे बनाओगे इसका प्रिपरेशन में? देखिए अमोनिया यूज करेंगे NH3 प्लस, और क्या ऐड करेंगे? NaCl प्लस H2O प्लस NH3, और क्या ऐड करेंगे बताइए? H2O है, NH3 है, और क्या चाहिए? कार्बोनेट है ना, यहाँ पे CO2 डाल देंगे। यस, CO2 क्या बनेगा? देखो प्रोडक्ट बना लो, Na2CO3 प्लस NH4Cl, तो ये आपका हो जाएगा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट होना चाहिए। ये सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट होना चाहिए। यहाँ पे सोडियम कार्बोनेट लिख दिया, यहाँ पे गलत, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट होगा यहाँ पे, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। यस, ओके, तो ये हो जाएगा NaHCO3 वॉशिंग सोडा। अब यहां से देखो NaCl प्लस H2O ये कहलाता है ब्राइन, NH3NCO2 कंबाइन करके बना देगा ये NaHCO3 प्लस NH4Cl। देखिए बन गया आपका NaHCO3 दैट इज सोडियम बाइकार्बोनेट और वॉशिंग सोडा। आगे देखो What happens when it is treated with water containing calcium और magnesium salts? यहाँ पे थोड़ा सा ट्रिकी कर दिया है क्वेश्चन को। अब देखो हम जब कार्बन कंपाउंड्स पढ़ रहे थे स्कूल में या क्लास में, मैंने ही पढ़ाया है और यहाँ पे वीडियोस में, लेक्चर में आपको मिल जाएगा प्लेलिस्ट में। तो क्या होता है जब आप वॉशिंग सोडा को वाटर को ट्रीट करते हो विथ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम कंटेनिंग वाटर को आप वॉशिंग सोडा से ट्रीट करते हो, तो क्या होगा? देखो वाटर में जब कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन प्रेजेंट हो जाते हैं तो वो हार्ड वाटर बन जाता है। अब हार्ड वाटर को हम वॉशिंग सोडा में तो इजीली यूज कर सकते हैं, सोप में ये लेदर तो नहीं देगा, बट इन प्रेजेंस ऑफ वॉशिंग सोडा द वाटर कंटेनिंग Ca और Mg आयंस विल प्रोड्यूस लेदर। तो आपका सिंपल सा आंसर होगा, ये कार्बन कंपाउंड्स थोड़ा सा घुमा कर दे दिया उस चैप्टर से लेकर के, तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा इट विल गिव लेदर इन हार्ड वाटर। बच्चों हार्ड वाटर समझ गया ना क्या होता है? हार्ड वाटर होता है कैल्शियम और मैग्नीशियम सॉल्ट्स जो वाटर में प्रेजेंट होते हैं, वही वाटर को हार्ड बना देता है। और हार्ड वाटर के प्रेजेंस में हम सोप तो यूज कर नहीं सकते, हम क्या यूज करेंगे? वॉशिंग पाउडर। ओके, तो ये हो जाएगा वॉशिंग सोडा, तो ये हो जाएगा आपका आंसर। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17 क्या है, देखिए। हाँ, फ्रॉम द एलिमेंट्स lithium, potassium, magnesium, calcium, aluminium, sulfur identify elements belonging to the same group। अब सेम ग्रुप में यहाँ कौन कौन से एलिमेंट्स है? देखो belonging to the same group मतलब उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम होना चाहिए। वैलेंस इलेक्ट्रॉन किनका किनका सेम है यहाँ देख लीजिए। तो फर्स्ट है आपका लिथियम एंड पोटेशियम, इन दोनों का वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम होगा, लिथियम एंड पोटेशियम। लिथियम का एटॉमिक नंबर है 3, पोटेशियम का है 19। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखकर देख लेना। क्वेश्चन नंबर बी आपका क्वेश्चन है एलिमेंट विच हैज द टेंडेंसी टू लूज 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो 2 इलेक्ट्रॉन्स कौन लूज करेगा? सिर्फ एक ही एलिमेंट प्रेजेंट है यहाँ, मैग्नीशियम, सेकंड ग्रुप का एलिमेंट। आगे देखो एलिमेंट विच प्रीफर्स शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट। शेयरिंग कौन करेगा? तो कार्बन यहाँ हमें क्लियरली दिख रहा है, कार्बन शेयर करता है। डी में है मोस्ट मेटेलिक, सबसे ज्यादा मेटेलिक कौन है यहाँ पे? तो आपके पास है देखो पोटेशियम, रिएक्टिविटी सीरीज में पोटेशियम सबसे ऊपर, तो मोस्ट मेटेलिक यहाँ पे पोटेशियम। नेक्स्ट है नंबर ई एलिमेंट दैट फॉर्म्स एसिडिक ऑक्साइड्स। एसिडिक ऑक्साइड्स बनाते हैं नॉन मेटल्स, तो आपको दिख रहा है कार्बन है और सल्फर है, ये दोनों एसिडिक ऑक्साइड्स बनाएंगे। एफ में क्या है? एलिमेंट दैट बिलोंग्स टू ग्रुप 13, कौन है ये? एल्यूमिनियम। तो ये आपका आंसर हो गया 17 का। ए लिथियम पोटेशियम, बी मैग्नीशियम, सी कार्बन, डी पोटेशियम, ई का कार्बन एंड सल्फर, एफ हो जाएगा एल्यूमिनियम। ओके, 18 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 क्या है क्वेश्चन? अच्छा क्वेश्चन नंबर 18 तो ये आपका बायोलॉजी सेक्शन का है, तो ये तो कर ही लोगे तुम। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 22। यस 22। आइए 22 पे आते हैं। ड्रॉ रे डायग्राम्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस टू शो व्हाट हैपेंस आफ्टर रिफ्लेक्शन टू द इंसिडेंट रे व्हेन। बहुत ही इजी क्वेश्चन था ये बच्चों, बहुत ही इजी क्वेश्चन था। क्या है देखिए,
when it is parallel to the principal axis falling on a convex mirror. convex mirror क्या है? convex mirror हुआ ये mirror, देखिए ये हो गया आपका convex mirror. बोल रहा है कि जहां पे यहाँ पे it is parallel, एक रे है जो parallel है principal axis के. this ray is parallel to the principal axis. रिफ्लेक्शन के बाद इस रे को होना क्या चाहिए ये आपसे पूछ रहा है. तो आपको पता है ये डाइवर्जेंट मिरर है, तो ये डाइवर्ज कर देगा अपने रे को. और डाइवर्ज किस तरह करेगा? इस तरह करेगा जिस तरह ये, जब इसे आप बैकवर्ड प्रोड्यूस करोगे तो ये फोकस से गुजरना चाहिए. तो हम मान लेते हैं ये F. ओके, दिस इज द फोकस ऑफ द कन्वेक्स मिरर. तो ये हो गया आपका रे डायग्राम फर्स्ट का. बी का देखो, बी का क्या है? इट इज फॉलिंग ऑन अ कनकेव मिरर. अब मिरर है आपके पास कनकेव, बना लेते हैं कनकेव. ये हो गया आपका कनकेव मिरर, ये हो गया आपका प्रिंसिपल एक्सिस. और it is falling on a concave mirror while passing through its principal focus. Suppose we have principal focus यहाँ पे. अब principal focus पे इंसिडेंट है ये रे है प्रिंसिपल फोकस पे इंसिडेंट. रिफ्लेक्शन के बाद क्या होगा इस रे का? तो ये हो जाता है पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस. ओके, आगे देखो 18 का सी. 18 का सी देखिए क्या है 18 का सी में. it is coming oblique to the principal axis and falling on the pole of the convex mirror. On the pole of the convex mirror. This is your convex mirror. This is the principal axis and this is the pole of the convex mirror. Oblique आ रहा है pole of the convex mirror में, तो angle of incident और angle of reflection equal हो जाएगा यहाँ पे. ठीक है, ये law of reflection को follow करते हुए इस तरह से angle of incident equals to angle of reflection इस तरह से reflect back कर जाएगा. तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 18. सॉरी 18 नहीं, क्वेश्चन नंबर 22. सॉरी, दिस इज क्वेश्चन नंबर 22. ओके, अब देखो क्वेश्चन नंबर 23. क्वेश्चन नंबर 23 में है, क्वेश्चन नंबर 23 का ए. A coil of insulated wire is connected to a galvanometer. What would be observed if a strong bar magnet with its south pole towards one face of the coil is moved quickly towards it, second is moved quickly away from it, and third one is held stationary near it. तो 23 का देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर ए का 1 तक. तो आप लोग ने पढ़ा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन. रिलेटिव मोशन जब भी होगा बार मैग्नेट और कोयल के बीच में, तब वहां इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होता है और इस फेनोमेनन को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन. तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का क्वेश्चन है ये. क्या होगा जब मूव क्विकली टुवर्ड्स इट, जब इसके अंदर आएगा तब क्या होगा? तो डिफ्लेक्शन शो करेगा. डिफ्लेक्शन will be seen in the galvanometer. क्या होता है galvanometer? बताओ. galvanometer होता है a device that measures the small amount of current. तो थोड़ा सा भी स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट जब फ्लो करेगा उस कॉइल के अंदर तो डिफ्लेक्शन शो करेगा. ये देखो रिलेटिव मोशन हो रहा है ना, क्विकली मूव किया जा रहा है अंदर, तो रिलेटिव मोशन हो रहा है. या तो कॉइल मूव करे या फिर बार मैग्नेट मूव करे या फिर दोनों के बीच कोई रिलेटिव मोशन हो, उस केस में करंट फ्लो करता है जिससे हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन. देखो क्वेश्चन नंबर 2 इसी का. मूव क्विकली अवे फ्रॉम इट. अभी भी मूवमेंट चेंज हुआ तब भी क्या होगा? डिफ्लेक्शन विल बी सीन. लेकिन इस बार जो डिफ्लेक्शन होगा ना वो जस्ट ऑपोजिट होगा इस डिफ्लेक्शन की डायरेक्शन में. डिफ्लेक्शन विल बी सीन इन द गैल्वेनोमीटर जस्ट ऑपोजिट टू द फर्स्ट केस. डिफ्लेक्शन तो होगा लेकिन इसके ऑपोजिट होगा. और डिफ्लेक्शन होता है बिकॉज ऑफ द चेंज इन द मैग्नेटिक फील्ड. जब मैग्नेटिक फील्ड चेंज होता है ना कोइल के अंदर, तब तक एक डिफ्लेक्शन शो होता है बिकॉज ऑफ द इंड्यूस्ड ईएमएफ. तो फर्स्ट का आंसर है एक डिफ्लेक्शन होगा गैल्वेनोमीटर में, दूसरा में भी डिफ्लेक्शन होगा, लेकिन इसका डिफ्लेक्शन और इसका डिफ्लेक्शन जस्ट ऑपोजिट होगा. सपोज ये आपका गैल्वेनोमीटर का ये ऊपर का पॉइंटर है. जब आप इसको अंदर पुश करते हो मूव फर्स्ट वन में, जब टुवर्ड्स इसके अंदर पुश होता है तो गैल्वेनोमीटर इधर डिफ्लेक्ट करता है. अब आप निकालोगे तो जस्ट ऑपोजिट इधर डिफ्लेक्ट करेगा. सेकंड केस, फर्स्ट केस में इधर डिफ्लेक्ट किया और सेकंड केस में इधर डिफ्लेक्ट किया. तो इस तरह से दोनों ऑपोजिट डिफ्लेक्शन होंगे दोनों में. थर्ड में देखिए क्या है.
हेल्ड स्टेशनरी नियर इट। नाउ ये कॉइल है, ये मैग्नेट है, अब स्टेशनरी कोई मोशन हो नहीं रहा, कोई रिलेटिव मोशन भी नहीं हो रहा, तो यहाँ पे नो डिफ्लेक्शन, कोई भी डिफ्लेक्शन नहीं होगा, नो डिफ्लेक्शन। क्लियर है, नो डिफ्लेक्शन। आइए क्वेश्चन नंबर 23 का बी, नेम द फेनोमेना इन्वॉल्व। मैंने बताया अभी, द फेनोमेना इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, EMI। नेक्स्ट, स्टेट द कंक्लूजन बेस्ड ऑन द ऑब्जर्वेशन इन 1, 2 एंड 3। अब कंक्लूजन क्या है भाई, तो जब भी कोई रिलेटिव मोशन होता है कॉइल एंड मैग्नेट के बीच में, तब एक मैग्नेटिक फील्ड चेंज होता है, जो एरिया जो भी एरिया है उसमें मैग्नेटिक फील्ड चेंज होता है, और इस कारण एक करंट इंड्यूस होता है जिसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। आप चाहे तो स्टेटमेंट में भी लिख सकते हो, व्हेनेवर देयर इज अ रिलेटिव मोशन बिटवीन अ मैग्नेट एंड अ कॉइल, अ करंट इज इंड्यूस्ड इन द कॉइल ड्यू टू द चेंज इन द मैग्नेटिक फील्ड एसोसिएटेड इन इट। ओके, ये आप लिख सकते हो कंक्लूजन, अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हो अपने ऑब्जर्वेशन को। जैसे कि एक कॉइल है, मैग्नेट है, कॉइल है, जब मैग्नेट मूव किया जा रहा है अंदर कॉइल के अंदर, तो मैग्नेटिक फील्ड जो लिंक हो रहा है कॉइल से वो चेंज हो रहा है, कभी ज्यादा हो रहा है, कभी कम हो रहा है। मैंने एग्जांपल दिया था ना, सपोज ये आपका कॉइल है, ये मैग्नेटिक फील्ड है, अंदर गया, अभी 2 मैग्नेटिक फील्ड अंदर गया, अभी पूरा चला गया, फिर धीरे धीरे कम हो रहा है मैग्नेटिक फील्ड, फिर अंदर जा रहा है, फिर कम से 0 हो रहा है, तो इस तरह मैग्नेटिक फील्ड चेंज होता है। तो इससे आप एक्सप्लेन कर दो, बस आंसर आपका मार्क्स मिल जाएगा आपको। अगर आप लोगों ने इस तरह से एक्सप्लेन किया है तो आप पूरा का पूरा मार्क्स दो। आगे बढ़ो, क्वेश्चन नंबर इसके बाद है कौन सा क्वेश्चन इसके बाद है? यस, क्वेश्चन नंबर 24। अ स्टूडेंट यूजेस स्पेक्टेकल्स ऑफ फोकल लेंथ -2.5 मीटर्स। एक बच्चा है, उसे चश्मा लगा हुआ है और उसका पावर है, फोकल लेंथ है, फोकल लेंथ कितना है? फोकल लेंथ है -2.5 मीटर्स। देखो क्वेश्चन में अभी से आप गेस कर सकते हो क्वेश्चन क्या क्या होगा। क्वेश्चन में कौन सा लेंस यूज कर रहा है, किस डिफेक्ट से ये बच्चा ये है कि किस डिफेक्ट, कौन सा डिफेक्ट है बच्चे को। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, नेम द डिफेक्ट ऑफ विजन ही इज सफरिंग फ्रॉम। नेगेटिव साइन, दैट मींस फोकल लेंथ किसका नेगेटिव होता है, कौन से लेंस का वो नेगेटिव होता है? तो फोकल लेंथ, कनकेव लेंस का फोकल लेंथ होता है नेगेटिव। तो बच्चा किस डिफेक्ट से सफर कर रहा है? कनकेव लेंस हम यूज करते हैं मायोपिक आई में, तो बच्चा सफर कर रहा है मायोपिया से, मायोपिया से। सेकंड, क्वेश्चन नंबर बी क्या है? देखो, which lens is used for correction of this defect? कनकेव, अभी मैंने बताया कनकेव होगा क्योंकि कनकेव का फोकल लेंथ नेगेटिव होता है। List 2 main causes of developing this defect। अब भाई ये तो बताने की जरूरत नहीं है मुझे, कौन सा डिफेक्ट होगा, एनसीईआरटी खोलो देख लो। कंप्यूट द पावर ऑफ द लेंस, पावर निकालना है, सी का एनसीईआरटी खोलो, 2 डिफेक्ट आपको मिल जाएगा, वहां पे मैच कर लो यहाँ पे। चलो देखो यहाँ से पावर निकालना है, पावर होता है 1 फोकल लेंथ, और पावर को चलो निकालते हैं 1 फोकल लेंथ, दैट इज -1/2.5, और ये हो जाएगा डायोप्टर में, इसको सिंपलीफाई कर लो, 10/25, ये आ जाएगा 5 2 * 10, 5 5 = 25, दैट मींस 0.4 डायोप्टर, इसका पावर हो जाएगा -0.4 डायोप्टर। आगे देखिए। अच्छा, और में एक और क्वेश्चन है यहाँ पे 24 का, गिव रीजंस, रेड कलर इज सिलेक्टेड फॉर डेंजर सिग्नल्स। क्या होगा रीजन क्या होगा? रेड कलर क्यों यूज करते हैं डेंजर सिग्नल्स के लिए? बिकॉज रेड हैज मैक्सिमम वेवलेंथ, रेड का वेवलेंथ मैक्सिमम दूर तक दिखाई देगा, इसीलिए हम यूज करते हैं रेड कलर। नेक्स्ट, द स्काई अपीयर्स डार्क इन द स्पेस। भाई स्पेस में कोई एटमॉस्फेयर है ही नहीं, तो स्पेस में स्कैटरिंग होगा नहीं, तो किस तरह में दिखेगा वो ब्लू? बिकॉज अर्थ में तो एटमॉस्फेयर है, एटमॉस्फेयर में स्कैटरिंग होता है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट के कारण हमें स्काई ब्लू दिखता है, तो इसीलिए स्पेस में कोई एटमॉस्फेयर है नहीं, जब एस्ट्रोनॉट स्पेस में जाएंगे तो उन्हें स्काई दिखेगा ब्लैक। तो ये आपका आंसर होगा, बिकॉज ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ एटमॉस्फेयर देयर इज नो स्कैटरिंग, सो ये होना चाहिए आंसर सी। The time difference between actual sunset and apparent sunset is about 2 minutes। अब इसका आंसर डायरेक्टली एनसीईआरटी में खोलो बुक और मैच कर लो। एनसीईआरटी जो आपके पास बुक है खोलिए, मैच कीजिए आंसर, क्यों होता है डिलेड सनसेट एंड सनराइज, क्या होता है वो सब आपको मिल जाएगा वहां से, आप देख लो, थोड़ा लैंग्वेज मैच कर लो, सही है तो पूरा मार्क्स दो। आगे बढ़ो, चलिए आते हैं आप क्वेश्चन नंबर 25 पे। क्वेश्चन नंबर 25, अब ये क्वेश्चन भी बहुत ही सिंपल था। 2 ores X and Y were taken on heating these ores it was observed that, मैंने अपने क्लास में बच्चों को बहुत बार बताया रोस्टिंग एंड कैल्सिनेशन, रोस्टिंग कैल्सिनेशन के बारे में बहुत बताया गया क्लास में।
आई होप सारे लोगों ने लिखा होगा ये। तो देखो सबसे पहले एक क्वेश्चन नंबर 25 क्या है, देखिए दो और है, x है और y है। x रिलीज करता है CO2 गैस, y रिलीज करता है SO2 गैस। अच्छा बच्चों यहाँ पे बताओ, आप इन दोनों कंपाउंड्स को दो ओर्स है, दोनों ओर्स को देखकर ऐसा क्या फील होता है? कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, कौन रिलीज करेगा ये? देखिए जो मॉडरेट रिएक्टिव मेटल्स जो ओर्स बनाते हैं ना, तो उनमें दो तरह के ओर्स पाए जाते हैं, कार्बोनेट ओर्स और एक सल्फाइड ओर्स, कार्बोनेट ओर्स एंड सल्फाइड ओर्स। तो कार्बोनेट ओर्स को जब हम एक्सट्रैक्ट करने के लिए, वहां से मेटल्स एक्सट्रैक्ट करने के लिए जब उसे प्रोसेस में ले जाते हैं, तो हम वहां पे यूज करते हैं कैल्शिनेशन का प्रोसेस। और कैल्शिनेशन में क्योंकि कार्बोनेट ओर्स होते हैं, तो वो ओर्स एक प्रोडक्ट कार्बन डाइऑक्साइड का देते हैं और ये हो जाते हैं रोस्टिंग का प्रोसेस से जाते हैं ये, क्योंकि ये होते हैं सल्फाइड ओर्स। ठीक है, सल्फाइड ओर्स रोस्टिंग के प्रोसेस जाते हैं और इनमें रिलीज होता है सल्फर डाइऑक्साइड। तो आइए देखते हैं क्या क्या। देखिए ये मॉडरेट रिएक्टिव मेटल्स जो बीच में होते हैं रिएक्टिविटी सीरीज में, जैसे आपका आयरन हो गया, जिंक, कॉपर, लेड, ये सब मेटल्स एग्जिस्ट करते हैं सल्फाइड ओर्स और कार्बोनेट ओर्स में। कैल्शिनेशन और रोस्टिंग, कैल्शिनेशन कार्बोनेट ओर्स, रोस्टिंग सल्फाइड ओर्स। देखिए क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन क्या है? Write steps to convert these ores into metals giving chemical equations of the reactions that take place। अब आपको ये तो बिल्कुल क्लियर हो गया कि ये मॉडरेट रिएक्टिव मेटल्स हैं और एक जगह कैल्शिनेशन हो रहा है, एक जगह रोस्टिंग हो रहा है। तो कैल्शिनेशन और रोस्टिंग के बाद हम क्या करते हैं, डायरेक्टली एक रिड्यूसिंग एजेंट लेकर रिड्यूस कर देते हैं। तो इसका पूरा का पूरा आपको केमिकल इक्वेशन देना है एक्सट्रैक्शन का। तो हम सबसे पहले ले लेते हैं, हमारा कंपाउंड है, हमारा ओर है जिंक सल्फाइड और जिंक कार्बोनेट। ठीक है, तो जिंक सबसे पहले लेते हैं ZnS, जिंक सल्फाइड। अच्छा ये सल्फाइड ओर है, तो जिंक सल्फाइड को हम हीट करेंगे इन एक्सेस और इन लिमिटेड, इन एक्सेस एयर और इन लिमिटेड एयर, क्योंकि ये देखो सल्फाइड ओर है, तो यहाँ पे हम यूज करेंगे रोस्टिंग का प्रोसेस। और रोस्टिंग होता है बच्चों एक्सेस ऑक्सीजन में, जब आप ओर को हीट करते हो, तो ये हो गया आपका रोस्टिंग। ये है रोस्टिंग का प्रोसेस। यहां से निकल जाएगा आपका ZnO प्लस, देखो SO2 यहां से रिलीज हो रहा है, किस प्रोसेस से रिलीज हो रहा है? रोस्टिंग के प्रोसेस से। यहां से देखो ऑक्साइड ओर में चेंज हो गया है, रोस्टिंग को हम एक्सेस, रोस्टिंग दिस इज एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन। दूसरा है आपका, मान लेते हैं हमारे पास एक कार्बोनेट ओर है, ठीक है, प्लस ऑक्सीजन, लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन, लिमिटेड ऑक्सीजन में ये चेंज हो जाएगा ZnO, ये भी ZnO में चेंज होगा, प्लस यहां देखिए कार्बोनेट ओर है तो रिलीज होगा CO2। कार्बोनेट और कैल्शिनेशन, कार्बोनेट और जाएगा कैल्शिनेशन प्रोसेस में, सल्फाइड और जाएगा रोस्टिंग प्रोसेस में। दोनों के केसेस में हमें ऑक्साइड और मिल गया है। अब इस ऑक्साइड को रिड्यूस करने के लिए हम एक रिड्यूसिंग एजेंट लेंगे, कार्बन, जो कि बहुत ही वीक रिड्यूसिंग एजेंट होता है, और रिडक्शन प्रोसेस हम कैरी करेंगे, यहाँ पे निकल कर आएगा Zn प्लस CO2। देखिए आपका Zn मेटल जो कि मॉडरेट रिएक्टिव मेटल है वो एक्सट्रैक्ट हो गया। तो ये पूरा का पूरा प्रोसेस आपको एक्सप्लेन करके लिखना था, यही लिखना था आपको रिएक्शन के साथ। आप चाहो तो आप बैलेंस भी कर सकते हो, ठीक है। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 25। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन है और में भी एक क्वेश्चन देखिए, with the help of a diagram explain the method of refining of copper by electrolysis। तो रिफाइनिंग ऑफ कॉपर बाय इलेक्ट्रोलाइसिस, रिफाइनिंग का प्रोसेस याद है, एनसीईआरटी पेज नंबर 232 या 222 है। इसी तरह है इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस जो रिफाइनिंग में यूज करते हैं। एक मिनट मैं आपको पेज नंबर बता देता हूँ, पेज नंबर क्या है। मेटल्स नॉन मेटल्स में आप देखो एक्सट्रैक्शन के नीचे रिफाइनिंग होगा, उसी में आपको मिल जाएगा, वहां से आप देख लो किस तरह से। सिंपल सा क्वेश्चन है पूरा एनसीईआरटी का, 2 कॉपी वही क्वेश्चन दे दिया गया है। कहाँ गया क्वेश्चन? Write with the help of a diagram. With the help of a diagram, explain the method of refining of copper by electrolysis. और वाला क्वेश्चन है ये 25। तो होता है क्या इसमें? एक होता है एनोड, इम्प्योर मेटल लिया जाता है, एनोड इम्प्योर, कैथोड जिस मेटल को आप रिफाइन कर रहे हो उसी का प्योर फॉर्म ले लो, प्योर मेटल ले लो, और एक इलेक्ट्रोलाइट लेते हैं हम,
इलेक्ट्रोलाइट में क्या इलेक्ट्रोलाइट लेना है, इलेक्ट्रोलाइट में लेना है आपको जो भी आप मेटल ले रहे हो उसी का इलेक्ट्रोलाइट, उसी का सॉल्ट ले लो। जैसे आप कॉपर ले लो तो कॉपर सॉल्ट ले लो, मेटल सॉल्ट लिख ले रहे हैं यहाँ पे कॉमन वर्ड मेटल सॉल्ट। कॉपर क्योंकि यहाँ कॉपर हम रिफाइन कर रहे हैं यहाँ, तो कॉपर सॉल्ट ले लेना, कॉपर सल्फेट ले लो, कॉपर कार्बोनेट ले लो, चलेगा, ठीक है। तो ये होगा आपका आंसर। नेक्स्ट, how are broken railway tracks joined, give the name of the process and the chemical equation of this reaction। थर्माइट रिएक्शन है ये, और इसका प्रोसेस, ये प्रोसेस कहलाएगा थर्माइट रिएक्शन। एनसीईआरटी में जाएगी, ये भी आपको मिल जाएगा बिल्कुल। 2 कॉपी क्वेश्चन है, 25 का क्वेश्चन तो सोचना ही नहीं था, 25 में 5 मार्क्स पूरा आता अगर एनसीईआरटी आप करके जाते अच्छे से तो। एंड आई होप आप लोगों ने किया होगा ये, आई होप कि आप लोगों ने किया होगा, क्योंकि डायरेक्टली 2 कॉपी जैसा एनसीईआरटी में दिया है वैसा ही क्वेश्चन यहाँ पे थर्माइट रिएक्शन है, ये जो वेल्डिंग में यूज करते हैं वो थर्माइट रिएक्शन, उसका रिएक्शन वहां देख लो ना, मैच कर लो जो भी लिखे हो आप लोग। अब क्वेश्चन नंबर 26 देखो, क्वेश्चन नंबर 26, डिफाइन आइसोमेरिज्म, ड्रॉ ऑल पॉसिबल आइसोमर्स ऑफ ब्यूटेन। आइसोमेरिज्म क्या है, मैंने पढ़ाया भी आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म इज द phenomena of existence of 2 or more structure and having the same chemical formula, उस पूरे प्रोसेस को हम आइसोमेरिज्म बोलते हैं। ड्रॉ ऑल पॉसिबल आइसोमर्स ऑफ ब्यूटेन, चलो ये करते हैं, ब्यूटेन का पॉसिबल आइसोमर्स बनाते हैं। ब्यूटेन मतलब 4 कार्बन C4H10, ये है ब्यूटेन। इसका पहला आइसोमर है स्ट्रेट चेन में, ये रहा CH3 CH2 CH2 एंड CH3। दूसरा आइसोमर होगा, ब्रांच कर देते हैं 1 2 3, एक ब्रांच यहाँ CH3, यहाँ पे CH3, यहाँ पे CH2, यहाँ पे CH2। तो 2 ही आइसोमर पॉसिबल है ब्यूटेन के, और कोई आइसोमर पॉसिबल होगा नहीं यहाँ पे। नेक्स्ट 26 का B, दिस वाज A, B देखो, अ कंपाउंड, ये और का क्वेश्चन है, ओके। 26 नहीं, और का नहीं है, 26 सेट A, सेट 1 डिस्कस कर रहे हैं अभी हम, सेट 1। तो यहाँ पे a compound X on combustion gives a yellow flame with lots of smoke, what inference would you draw from this statement? तो X क्या होगा, X होगा आपका unsaturated compound। कोई भी unsaturated compound को combustion process कैरी करो उसके अंदर तो वो बहुत ज्यादा स्मोक रिलीज करेगा, येलो फ्लेम के साथ जलेगा, ठीक है। C, state the role of alkaline KMnO4 in the reaction involving conversion of alcohol to corresponding carboxylic acid। देखो अल्कोहल को डायरेक्टली कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट करने के लिए हम सिंपली अल्कालाइन KMnO4 का क्या रोल है, जब अल्कोहल को हम डायरेक्टली कार्बोक्सिलिक एसिड में चेंज करते हैं तो हम अल्कालाइन KMnO4 यूज करते हैं। ये इसका रोल क्या है, देखो बच्चों, ये जो है ना, ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। दिस इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जब हमें अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करना हो, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के प्रेजेंस में डायरेक्टली कार्बोक्सिलिक एसिड में चेंज करेगा, तो इसीलिए हम बोलेंगे अल्कालाइन KMnO4 इज एन स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड इट ऑक्सीडाइजेज अल्कोहल इन द करस्पॉन्डिंग कार्बोक्सिलिक एसिड। तो आपका आंसर हो जाएगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन वाज क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29, द क्वेश्चन वाज देयर आर 2 लैम्प्स, the rate is given 100 watt and 10 watt. There are 2 lamps, 100 watt 220 volt and 10 watt 220 volt are connected in parallel to 220 volt supply. Calculate the total current through the circuit. You have to find out the total current flowing in the circuit. तो एक लैम्प ये रहा, एक लैम्प ये रहा, दोनों पैरेलल में है। They are connected to a 220 volt source, that is this 220 volt, this is 100 watt, दिस इज 10 वॉट। आपसे क्या पूछ रहा है, आपसे पूछ रहा है टोटल करंट क्या फ्लो कर रहा है इस पूरे सर्किट में, ये बताओ। तो देखो ये जो लैंप है, ये जो पावर है ना दोनों लैंप का, देरो 100 वॉट 10 वॉट, तो आप टोटल पावर डायरेक्टली पैरेलल कॉम्बिनेशन में दोनों को ऐड करके निकाल सकते हो। 100 + 10 दैट इज 110 वॉट टोटल पावर हो गया इस सर्किट का। पोटेंशियल डिफरेंस इज ऑलरेडी गिवन 220 वोल्ट। करंट निकालना है, करंट का फॉर्मूला होता है पावर डिवाइडेड बाय पोटेंशियल डिफरेंस विच इज 110 डिवाइडेड बाय 220, काटोगे आ जाएगा आंसर आपका 0.5 एम्पियर। दैट मीन्स द टोटल करंट फ्लोइंग इन दिस सर्किट इज 0.5 एम्पियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 रेजिस्टर्स X एंड Y ऑफ रेजिस्टेंस 2 ओम एंड 3 ओम ये गिवन है। आपको बोला जा रहा है सबसे पहले इसे पैरेलल में कनेक्ट करके दिखाइए, फिर उसके बाद सीरीज में कनेक्ट करके दिखाइए। तो ये रहा आपका
2 ओम ये रहा आपका, 3 ओम ये हो गया आपका पैरेलल कनेक्शन, और सीरीज कनेक्शन बनाना है तो इन दोनों को सीरीज में कनेक्ट कर दो। ये हो गया पैरेलल कनेक्शन, 5 वोल्ट है यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस 5 वोल्ट, ये पैरेलल है, दिस इज पैरेलल सर्किट। अब यहाँ पे आपका सीरीज, दिस इज 2 ओम, दिस इज 3 ओम। देखो कितना सिंपल क्वेश्चन पूछा गया था। तो कुछ क्वेश्चंस बहुत सिंपल थे, कुछ क्वेश्चन ट्रिकी थे। दिस इज 5 वोल्ट, अब ये हो गया सीरीज, दिस इज सीरीज कॉम्बिनेशन, क्लियर है। ये है 29 का बी का फर्स्ट, सेकंड देखो बी का सेकंड। कैलकुलेट द वोल्टेज अक्रॉस 3 ओम रेजिस्टर, इसके अक्रॉस आपको वोल्टेज निकालना है, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। तो पोटेंशियल डिफरेंस बच्चों निकालने के लिए अब देखिए सीरीज में क्या होता है ना, सीरीज में पोटेंशियल ड्रॉप होता है। 2 ओम का अपना पोटेंशियल होगा, 3 ओम का अपना पोटेंशियल होगा। तो यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस होता है डिफरेंट, अलग अलग होता है। इसमें होता है पोटेंशियल डिफरेंस V सेम होता है इसमें, ठीक है। खैर हमें इसमें इससे तो कोई मतलब है नहीं, हमें निकालना है इसका 3 ओम रेजिस्टर के पास कितना पोटेंशियल डिफरेंस है। तो सबसे पहले आप सर्किट में करंट कितना फ्लो कर रहा है वो निकालिए। V इज इक्वल टू IR, पोटेंशियल डिफरेंस इज 5 वोल्ट। टोटल करंट फ्लोइंग इन दिस मान लेते हैं I, रेजिस्टेंस कितना होगा, टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 5 ओम, क्योंकि सीरीज में करंट हो जाएगा 1 एम्पियर। इस पूरे सर्किट में 1 एम्पियर का करंट फ्लो कर रहा है। अब आप निकालो 3 ओम रेजिस्टेंस के पास कितना वोल्टेज है। V इज इक्वल टू IR, सेम फॉर्मूला यूज करेंगे। पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, V I है हमारा 1 एम्पियर, रेजिस्टेंस क्या है 3 ओम रेजिस्टेंस है, तो V इज इक्वल टू 3 वोल्ट। दैट मीन्स पोटेंशियल डिफरेंस 3 ओम रेजिस्टेंस के पास 3 वोल्ट। ये हो गया आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30, ड्रॉ अ लेबल्ड डायग्राम टू शो द पाथ ऑफ रे लाइट इंसिडेंट ऑब्लिकली ऑन अ फेस ग्लास स्लैब। डायरेक्टली एनसीईआरटी का एक टॉपिक है एनसीईआरटी में, रिफ्रैक्शन थ्रू अ रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब। बस वही यहाँ पे आपको करना है, रिफ्रैक्शन दिखा देना है रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब। क्वेश्चन नंबर 30A, एक ग्लास स्लैब बनाएंगे। इस ग्लास स्लैब में आप इंसिडेंट रे बनाइएगा, रिफ्रैक्टेड रे बनाइएगा, फिर इमर्जेंट रे बनाइएगा, इस तरह से। ये रहा आपका, आप इसमें फिर जो भी लेबल करना है कर सकते हो। डायरेक्टली एनसीईआरटी का ये मैच कर लेना एनसीईआरटी से, यहाँ बताने की जरूरत नहीं है इसको। अब सेकंड क्वेश्चन देखिए, इसका बी है, ये बोल रहा है स्पीड ऑफ लाइट इन एयर इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है। स्पीड ऑफ लाइट इन दिस ग्लास इज 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ इस ग्लास क्या होना चाहिए, आपसे पूछ रहा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला आपको जहां तक पता होगा, इट इज स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इन एयर डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास। व्हाट इज द स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, C इज स्पीड ऑफ लाइट इन एयर 3 × 10⁸, यहाँ 2 × 10⁸, ये इससे कट गया, ये बच गया 1.5 आ गया। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना हो गया, आंसर होगा 1.5, इस ग्लास का रिफ्रैक्टिव, ग्लास स्लैब का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। कैलकुलेट द फोकल लेंथ ऑफ अ लेंस इफ इट्स पावर इज 2.5। देखो लॉन्ग क्वेश्चंस बहुत ही सिंपल थे यार, बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस थे लॉन्ग क्वेश्चंस, 5 मार्क्स 3 मार्क्स वाले। इन क्वेश्चंस को छोड़ कर आओगे तो फिर तो भाई क्या ही पढ़े हो फिर 10th क्लास में। खैर देखिए, कैलकुलेट द फोकल लेंथ ऑफ अ लेंस इफ इट्स पावर इज -2.5, पावर गिवन है -2.5 डायोप्टर, आपको निकालना है फोकल लेंथ, दैट इज 1/p -1/2.5, आंसर आ जाएगा -0.4 मीटर। फोकल निकालना था, देखो सॉल्व करोगे -0.4 मीटर्स आएगा। और का क्वेश्चन डिस्कस करते हैं अब इसी नंबर का 30 का, यस क्वेश्चन नंबर 30 का। और चलिए देखिए, एक पर्सन है मायोपिया से सफ़र कर रहा है, उसका लेंस को लेबोरेटरी लेकर जाया गया, उसके बाद आपसे डायरेक्टली यहाँ पे पूछ रहा है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या होगा। तो यहाँ पे आपको क्या क्या गिवन है, पावर गिवन है -2.5 डायोप्टर, आपको निकालना है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, जबकि आपको दिया गया है इमेज डिस्टेंस गिवन है दैट इज 10 सेंटीमीटर्स। अच्छा ये कनकेव लेंस है, ओके। कनकेव लेंस में इमेज कहाँ बनता है बताइए, लेंस है कनकेव, इमेज कहाँ बनेगा, लेंस से पहले बनेगा, मतलब इसका इमेज डिस्टेंस नेगेटिव होगा। आपको निकालना है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, आप यूज़ करोगे लेंस फॉर्मूला 1/2
F इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। ये फॉर्मूला यूज़ करो, यहाँ से आप v का वैल्यू निकालोगे और v का वैल्यू आना चाहिए -40/3 सेंटीमीटर्स। ये होगा आपका v का वैल्यू। देख लेना कैलकुलेशन मिस्टेक अगर हो तो, क्योंकि मैंने तो बहुत ही हड़बड़ में निकाला था। तो इतना आना चाहिए, अगर नहीं हो तो कमेंट करना, इसका फिर से बनाकर इसको बता देंगे। ओके, अब देखिए इसको, उसके बाद जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन बी इसका और का बी है, इसमें बोला जा रहा है आप इसका रे डायग्राम बनाइए। ये जो वैल्यूज आपको गिवन है इसी से आप रे डायग्राम बनाइए। तो रे डायग्राम बनाने के लिए आप क्या करोगे, देखो आपको पता है हमारा लेंस है कनकेव लेंस, हमारा लेंस है कनकेव लेंस। ओके, अब कनकेव लेंस में आपको ये सारा रे डायग्राम में दिखाना है। ये हो गया आपका कनकेव लेंस, ये हो गया आपका प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है, ये हो गया आपका ऑप्टिकल सेंटर, ये हो गया F1, ये हो गया 2F1, ये हो गया F2 और ये हो गया 2F2। तो देखो यहाँ पे सबसे पहले फोकल लेंथ कितना निकाले थे आप, यहाँ फोकल लेंथ आप निकाले थे क्योंकि यहाँ पावर गिवन है -2.5 डायोप्टर, तो फोकल लेंथ इसका आना चाहिए 40 सेंटीमीटर्स। देख लेना -40 सेंटीमीटर्स, मतलब ये जो डिस्टेंस है ना ये -40 सेंटीमीटर्स है। और इमेज डिस्टेंस जो हमारा आया है, इमेज डिस्टेंस हमारा आया है -40/3 सेंटीमीटर, मतलब ये 40 से कम है। दैट मीन्स सॉरी, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या आया है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस आया है, ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस 40 से कम है, मतलब ये इसके बीच में कहीं होगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका ऑब्जेक्ट। अब यहाँ से रे डायग्राम बना लो, डाइवर्स हो जाएगा रे इधर और फोकस से पास होगा इसको प्रोड्यूस करने से, और ये हो गया आपका ऑप्टिकल सेंटर। तो यहाँ पे बनेगा इमेज A', B'। इसका नेचर भी लिखना है क्या, यस, शो द पोजीशन नेचर ऑफ द इमेज फॉर्म्ड इन दिस अबव केस। तो पोजीशन क्या है, बिटवीन F1 एंड O, पोजीशन ऑफ द इमेज फॉर्म्ड बिटवीन F1 एंड O। नेचर इज वर्चुअल एंड इरेक्ट, आपको दिख रहा है वर्चुअल रेज है तो वर्चुअल इरेक्ट इमेज बना, और इमेज जो बना है वो है इरेक्ट। ठीक है, तो ये रे डायग्राम आपको बनाना था। तो ये था आपका सेट 1, क्लियर हो गया सेट 1 आई होप। तो सेट 2 स्टार्ट करते हैं। देखिए अब सेट 2 में क्या करेंगे हम, सेट 2 में हम उन्हीं क्वेश्चंस को लेंगे जो सेट 1 में नहीं थे। ठीक है, सेट 1 क्लियर हो गया, सेट 1 खत्म, सेट 2 स्टार्ट करते हैं। और सेट 2 में वैसे क्वेश्चंस को लेना है जो क्वेश्चन आपको इसमें सेट 1 में दिया गया नहीं था। तो ये रहा आपका सेट 2, दिस इज सेट 2। सेट 2 का कौन कौन सा क्वेश्चन सेट 1 में नहीं था, देखिए देखते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 नहीं है सेट 1 में, तो वो डिस्कस कर लेते हैं। सेट 2 वाले रेडी हो जाओ, देख लो कितना मार्क्स आ रहा है, और अपने अपने मार्क्स को बिल्कुल कमेंट करना, नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना कितना मार्क्स आ रहा है आपका। चलिए, लिस्ट 2 डिस्टिंग्विशिंग फीचर बिटवीन मेंडलीव पीरियोडिक टेबल एंड मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। सेट 2 का क्वेश्चन नंबर 17, दिस इज सेट 2 क्वेश्चन नंबर 17। डिस्टिंग्विशिंग मतलब डिस्टिंग्विश करना है, दो डिफरेंशिएट, 2 पॉइंट्स लिखना है डिफरेंशिएट के लिए। सबसे पहले में तो स्टेटमेंट आप डाल दो मेंडलीव का और मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का। तो स्टेटमेंट क्या होगा, स्टेटमेंट होगा द प्रॉपर्टीज, ये हो गया आपका मेंडलीव का, मेंडलीव ये हो गया मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, और ये हो गया मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। मेंडलीव पीरियोडिक टेबल में आप डालोगे प्रॉपर्टीज ऑफ एन एलिमेंट आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मासेस। ये मेंडलीव बोला था, मॉडर्न पीरियोडिक के अकॉर्डिंग प्रॉपर्टीज मास के प्लेस पे, एटॉमिक मास के प्लेस पे एटॉमिक नंबर हो जाएगा। बस ये पहला स्टेटमेंट। दूसरा जो लिखना था आइसोटोप्स, मेंडलीव आइसोटोप्स को करेक्ट पोजीशन असाइन नहीं कर पाया, एंड मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में आइसोटोप्स को करेक्ट पोजीशन मिला बिकॉज इसका ये मॉडर्न पीरियोडिक टेबल एटॉमिक नंबर पे बेस्ड था। तो ये 2 स्टेटमेंट आप लिख सकते हो। आगे देखिए, आगे क्या है, विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल एक्सप्लेन डोबरेनस ट्रायड। एक एग्जाम्पल लेना है और डोबरेनस ट्रायड को एक्सप्लेन करना है। तो डोबरेनर कितना ट्रायड निकाला था अपने टाइम पे, डोबरेनर के पास था 3 ट्रायड्स। ट्रायड्स क्या थे, 3 एलिमेंट थे जो अरेंज किया था, ताकि फर्स्ट एलिमेंट एंड थर्ड एलिमेंट का जब वो एवरेज निकालता है तो बीच का एलिमेंट का लगभग सेम एटॉमिक मास आता था, एटॉमिक मास का एवरेज निकालता था। तो इस तरह से वो अरेंज किया था, और इसी को आपको अरेंज करके लिखना है, सॉरी एग्जाम्पल में आपको एक्सप्लेन करना है। तो पहला है लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, एटॉमिक मास पे बेस्ड था, इसका भी डोबरेनर्स का ट्रायड
इसका लिथियम का और पोटेशियम का जब मास निकाल कर उसका एवरेज निकाला गया तो लगभग सोडियम के इक्वल आया। तो ये आपको पूरा लिखना था ये चीज़, ठीक है। तो ये कर सकते हो आप। सी में देखो, स्टेट मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। व्हाट इज मॉडर्न पीरियोडिक लॉ? द मॉडर्न पीरियोडिक लॉ स्टेट्स दैट द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर द पीरियोडिक फंक्शंस ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। ये मैंने बता दिया सेट 1 में, यहाँ पे भी है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22 क्या है? यस, अ चाइल्ड स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ अ मैजिक मिरर। ये भी बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। एक मैजिक मिरर है, वो चाइल्ड के पास, उसके सामने खड़ा है वो, अच्छा खड़ी है वो। तो क्या बोला जा रहा है? शी फाइंड्स द इमेज ऑफ हर हेड बिगर। हेड है बिगर, मतलब ऊपर का पार्ट है कनकेव, ठीक है। एनलार्ज इमेज देता है ये, इसीलिए ऊपर का पार्ट कनकेव हो गया। मिडिल पोर्शन ऑफ हर बॉडी सेम साइज, मतलब मिडिल का है प्लेन मिरर, एंड दैट ऑफ लेग्स इज स्मॉलर। स्मॉलर मतलब उसके बाद नीचे का है कन्वेक्स मिरर, ठीक है। तो ये हो गया आपका कनकेव, क्योंकि कनकेव मिरर एनलार्ज इमेज देता है, प्लेन मिरर जैसा ऑब्जेक्ट है वैसा इमेज बनाएगा, कन्वेक्स मिरर डिमिनिश्ड इमेज बनाता है, छोटा इमेज बनाता है, इसीलिए ये हो गया आपका स्टेट द रीजन इन सपोर्ट ऑफ योर आंसर। आप लिख लेना ये सब सपोर्ट करके आंसर को, रीजन दे देना। अच्छा आते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पे। अब ये क्वेश्चन नंबर 25 क्या है? देखो सेक्शन सी क्वेश्चन नंबर 25। ये क्वेश्चन अच्छा लगा मुझे क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा ट्रिकी कर दिया है। यहाँ पे बोला जा रहा है क्वेश्चन नंबर 25 का ए है आपके पास C3H8O, पूरा कंडेंस करके दे दिया गया इस कंपाउंड को, इसीलिए थोड़ा बहुत लोग तो नहीं किए होंगे, ये नहीं हो पाया होगा और मे भी हो ही गया होगा। तो चलिए आइडेंटिफाई द फंक्शनल ग्रुप, इसमें बताना है आपको। फर्स्ट क्वेश्चन है इन दोनों में फंक्शनल ग्रुप कौन कौन प्रेजेंट है। सबसे पहले ओपन कर लेते हैं। 1 2 3, हाइड्रोजन 8, ऑक्सीजन 1। तो अगर आप यहाँ पर OH लगा देते हो और यहाँ पे हो जाएगा आपका 3 हाइड्रोजन, 1 2 3, यहाँ पे हो जाएगा आपका 2 हाइड्रोजन, 3 4 5 6, यहाँ पे 1, यहाँ पे 1। तो ये हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल 8 हाइड्रोजन देखो, टोटल 3 कार्बन देखो और 1 ऑक्सीजन। तो ये फंक्शनल ग्रुप है अल्कोहल, दिस इज अल्कोहल। और इसका आपको देना था फॉर्मूला भी अल्कोहल, ठीक है। बॉन्ड OH, द फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट इन द फर्स्ट केस इज अल्कोहल। स्ट्रक्चर लिखना था, स्ट्रक्चर लिख लिए। उसके बाद बोला जा रहा है बी का, बी जो ये है इसमें कौन सा फंक्शनल ग्रुप है। देखो इसको ब्रेक करते 2 ऑक्सीजन है तो ऑब्वियस सी बात है ये होना चाहिए 1 2 COOH कार्बोक्सिलिक एसिड, बिकॉज 2 ऑक्सीजन दिख रहा है यहाँ पे। तो ये हो गया आपका 1 2 3 हाइड्रोजन, 1 2 एंड 1 2 इधर 3, 1 2 3 4 5 6 7, क्या हो गया C डबल। अच्छा यहाँ पे तो ऑलरेडी डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, ऑलरेडी डबल बॉन्ड यहाँ पे प्रेजेंट है, इसीलिए यहाँ पे ये नहीं होगा। दैट मीन्स दिस इज 1 2 3 4 5 एंड दिस इज 6। तो ये देखो फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट ओवर हियर इज कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड। इसका स्ट्रक्चर बनाना है, गिव द स्ट्रक्चर C डबल बॉन्ड O बॉन्ड O बॉन्ड H। ये हो गया कार्बोक्सिलिक एसिड का स्ट्रक्चर। नेक्स्ट RA एंड B आइसोमर्स, क्या ये दोनों आइसोमर्स हैं? आइसोमर्स होता क्या है? सेम फॉर्मूला होना चाहिए, डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चर्स होना चाहिए। तो नो, दिस इज नॉट, दे आर नॉट आइसोमर्स, बिकॉज देखो इसका फॉर्मूला अलग, इसका फॉर्मूला अलग, यहाँ हाइड्रोजन 8, यहाँ हाइड्रोजन 6, यहाँ ऑक्सीजन 1, यहाँ ऑक्सीजन 2, यहाँ पे देखिए फंक्शनल ग्रुप भी अलग है, तो ये दोनों आइसोमर नहीं होगा। नो, दे आर नॉट आइसोमर्स बिकॉज देयर केमिकल फॉर्मूला इज डिफरेंट। आइसोमर्स वो होते हैं जिनका फॉर्मूला सेम हो, स्ट्रक्चर डिफरेंट हो। यहाँ दोनों तो डिफरेंट है, फॉर्मूला भी डिफरेंट है, स्ट्रक्चर भी डिफरेंट है, इसलिए आइसोमर नहीं होगा। व्हाट हैपेंस व्हेन अल्कलाइन KMnO4 इज एडेड ड्रॉप बाय ड्रॉप इनटू अ टेस्ट ट्यूब कंटेनिंग प्रोपेनॉल। अल्कोहल देखो ये डिस्कस किया है हमने सेट 1 में, अल्कोहल यूज किए थे, कार्बोक्सिलिक एसिड बन रहा था, अल्कलाइन KMnO4 का क्या रोल था वहां पूछा गया था। अब यहाँ उसी को घुमाकर पूछ दिया गया है, क्या पूछ दिया गया है? देखिए क्वेश्चन नंबर 25 का 3 यहाँ पूछ दिया गया है, राइट द केमिकल इक्वेशन फॉर द रिएक्शन एंड स्टेट द रोल ऑफ अल्कलाइन KMnO4 इन दिस रिएक्शन। आपके पास है प्रोपानॉल, मेथ एथ प्रोप, दिस इज द कंपाउंड CH3 बॉन्ड CH2 बॉन्ड COH, CH2 बॉन्ड OH, ये है आपके पास प्रोपानॉल। आपसे पूछा जा रहा है इसका क्या रोल है? अल्कलाइन KMnO4 ये बना देगा
प्रोपेनोइक एसिड CH3 बॉन्ड CH2 बॉन्ड COOH, क्या रोल है अल्कलाइन KMnO4 का? तो दिस इज एन स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट विच ऑक्सीडाइजेज द अल्कोहल इनटू करस्पॉन्डिंग कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, केमिकल इक्वेशन यहाँ पे आ गया आपका। चलिए आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 के बाद है क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 क्या है? क्वेश्चन नंबर 30, यस, स्टेट ओम्स लॉ, बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन, स्टेट ओम्स लॉ। स्टेट ओम्स लॉ, ओम्स लॉ को स्टेटमेंट, ओम्स लॉ का स्टेटमेंट लिखिए तो ओम्स लॉ क्या बोलता है? द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द एंड्स ऑफ अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट फ्लोइंग इन द करेक्ट कंडक्टर प्रोवाइडेड द टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट और सेम। ये है ओम्स लॉ। हाउ इज एन एमीटर कनेक्टेड इन द इलेक्ट्रिक सर्किट? इसका आंसर होगा एमीटर इज कनेक्टेड इन सीरीज कॉम्बिनेशन। द पावर ऑफ लैम्प इज 100 वाट, फाइंड द एनर्जी कंज्यूम्ड इन 1 मिनट। पावर है 100 वाट, टाइम है आपके पास 60 सेकेंड्स, 1 मिनट। आपसे पूछा जा रहा है एनर्जी कितना है, तो वी नो दैट पावर इज इक्वल टू एनर्जी डिवाइडेड बाय टाइम। एनर्जी है 100, टाइम है 60 सेकेंड्स, तो ये हो गया 10/6। इसको लिख लेना। पावर इज, क्या पूछा था, सॉरी एनर्जी पूछा है, तो पावर इज एनर्जी बाय टाइम, दैट इज एनर्जी इज इक्वल टू पावर इंटू टाइम, दैट इज 100 इंटू 60 विच इज इक्वल टू 6000 जूल्स। एनर्जी आ गया 6000 जूल्स। ठीक है, नेक्स्ट 25 के बाद क्या है? अच्छा, इसका डी भी है। अ वायर ऑफ रेजिस्टेंस 5 ओम इज बेंड। यस, ये क्वेश्चन थोड़ा टफ था, क्योंकि ये क्वेश्चन इस तरह का क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी में है नहीं। ये क्वेश्चन थोड़ा टफ था, इसका आंसर मैच कर लो। बोला जा रहा है एक वायर है, स्ट्रेट वायर, इसको बेंड करके सर्कुलर बना दिया गया। इस वायर का जो रेजिस्टेंस है वो 5 ओम है। बोला जा रहा है डायमेट्रिकली अपोजिट एंड्स से इसका रेजिस्टेंस निकालिए। रेजिस्टेंस क्या होगा? फाइंड द रेजिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स एट द एंड ऑफ एनी डायमीटर ऑफ द सर्कल। इन दोनों के बीच कितना रेजिस्टेंस होगा ये बताना था। तो देखो बच्चों, जब भी स्ट्रेट वायर को हम सर्कुलर वायर में ब्रेक करते हैं ना, कन्वर्ट करते हैं, ट्रांसफॉर्म करते हैं, तो ये जितना भी रेजिस्टेंस होता है वो उसका हाफ हो जाता है ऊपर और नीचे। ये डायमेट्रिकली एंड से, डायमेट्रिकली अपोजिट एंड से, इसके ऊपर इसका हाफ दैट इज 5/2 ओम इधर हो जाएगा, इधर हो जाएगा 5/2 ओम। अब देखो ऊपर इसके ए और बी, ए बी के ऊपर एक रेजिस्टेंस, इसके नीचे एक रेजिस्टेंस, तो दोनों पैरेलल में हुआ। पैरेलल में होने के कारण हम मान लेते हैं इसका रेजिस्टेंस R1, इसका रेजिस्टेंस R2। तो पैरेलल में 1/R इक्विवेलेंट का वैल्यू क्या हो जाता है? 1/R1 प्लस 1/R2। जब आप इसे सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आएगा 5/2 प्लस 2/5 प्लस 2/5 विच इज इक्वल टू 4/5, दिस इज इक्वल टू 5/4 ओम्स। इसका आंसर होना चाहिए 5/4 ओम्स, दैट इज 1.25 ओम्स। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा ए और बी के बीच में 1.25 ओम्स। आंसर देख लो, मैच कर लो, 1.25 ओम्स। बस ये एक क्वेश्चन लगा थोड़ा टफ, थोड़ा क्या बहुत टफ था ये, क्योंकि ये कंसेप्ट आपको बताया ही नहीं गया होगा 10th क्लास में। बहुत लोगों को जिनको बताया होगा वो तो इजीली बना चुके होंगे। तो ये था सेट 2 का क्वेश्चन। ओके, सेट 2 भी यहाँ पे खत्म, और बाकी जितने क्वेश्चन हमने डिस्कस नहीं किया सेट 2 में, वो सारे क्वेश्चन आपके सेट 1 में ऑलरेडी प्रेजेंट हैं, तो वहाँ से मैच कर लेना। सेट 1 मैंने डिस्कस किया इससे पहले। चलिए अब आ जाते हैं सेट 3 पे। सेट 3 पे आते हैं। अब देखते हैं इसमें कौन कौन से क्वेश्चन है जो 1 और 2 में नहीं है। तो सेट 3 में है, सबसे पहले क्वेश्चन है सेट 3 में क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है? यस, क्वेश्चन नंबर 15 सेक्शन बी, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस स्टेटिंग रीजन फॉर योर आंसर। फर्स्ट रिएक्शन देखो कौन सा रिएक्शन है ये? हीट इवॉल्व हो रहा है, ये तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन ही होगा, बिकॉज ऐसा रिएक्शन जहाँ हीट इवॉल्व हो, रिलीज हो, उसे हम बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। और एक और आप बोल सकते हो डीकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, सॉरी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डीकम्पोजिशन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगा या फिर एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा। सेकेंड में आ जाएगा आपका डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, बिकॉज यहाँ पे देखो दोनों सॉल्ट है और दोनों सॉल्ट डिस्प्लेस कर दे रहा है सॉल्ट सॉल्यूशन से एक दूसरे को, तो ये हो गया आपका डबल डिस्प्लेसमेंट। क्वेश्चन ए हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 15 का ए। ये या तो एक्सोथर्मिक है, या तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, या फिर आप इसे लिख सकते हो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बी क्या है? बी है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट
रिएक्शन, रीजन दे दोगे? एक्सोथर्मिक बिकॉज हीट इवॉल्व हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट बिकॉज डिस्प्लेस कर रहा है एल्यूमिनियम फेरस को, और यहाँ पे डबल डिस्प्लेसमेंट इसलिए बिकॉज सॉल्ट सॉल्यूशन को ये लोग डिस्प्लेस कर रहा है। अब यहाँ देखो थर्ड में है एंडोथर्मिक, या फिर आप बोल सकते हो decomposition reaction. This is thermal decomposition reaction. This is thermal decomposition reaction because यहाँ पे हीट प्रोवाइड किया जा रहा है, तब जाकर जिंक कार्बोनेट ZNO और CO2 में ब्रेक हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 के बाद क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 देखो, सेट 3 क्वेश्चन नंबर 24। जो क्वेश्चंस मैं यहाँ नहीं करा रहा हूँ सेट 1 में मैंने ऑलरेडी करा दिया है, वहाँ से जाकर मैच कर लो। क्वेश्चन नंबर 24 देखो, ड्रॉ द पैटर्न ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड थ्रू एन अराउंड अ करंट कैरिंग सर्कुलर लूप। ये भी आपका क्वेश्चन जो है ये भी आपका डायरेक्टली एनसीईआरटी से, एनसीईआरटी में किस तरह का सर्कुलर लूप गिवन हुआ होगा जहाँ पे यहाँ पे करंट इस तरह से फ्लो कर रहा है, ये करंट का डायरेक्शन है, आपको बोल रहा है इस सर्कुलर लूप के आसपास मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनाना है। ठीक है, तो ये जाकर आप पेज नंबर, आई थिंक दिस इज पेज नंबर 223, पेज नंबर 223 जाइए, देखिए मैच कीजिए ये आंसर। आगे देखिए, नेम एंड स्टेट द रूल टू फाइंड आउट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड एंड अराउंड दिस लूप, अराउंड द लूप। इस लूप में जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन आप कैसे फाइंड करोगे? तो राइट हैंड थंब रूल लगाकर, इसका ये है ए और बी में आंसर होगा राइट हैंड थंब रूल। राइट हैंड थंब रूल लगाओ, आपका मैग्नेटिक फील्ड का